नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरा एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज करा रहा हूं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में, साइंस की जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके पीवाईक्यूज के आधार पर चल रही हैं। यहाँ पर मैं 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड का पेपर आज सॉल्व कराने वाला हूँ। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 18 अगस्त 2022 की ये शिफ्ट थर्ड है, तो शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट फर्स्ट ये भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और इससे पहले 17 अगस्त 2022 के तीनों शिफ्ट को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो ये क्लासेस भी आपको हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा मेरे अलावा क्लासेस कौन सी चल रही हैं तो आपको मैं बता दूं। जीएस की क्लासेस चल रही हैं जो शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे यहाँ पर भी आपको शिफ्ट वाइज पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है, जो कि ललित सर के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद में आपकी जो डिमांड है मैथ्स की क्लासेस, ये भी अभी आने ही वाली है, कुछ दिनों में आपके सामने होगी। शायद हो सकता है होली के बाद में आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर भी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। तो ग्रुप डी के जो सब्जेक्ट हैं मैथ्स के अलावा आपका जीएस और साइंस, ये तीनों पोर्शन आपके हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज आप करोगे तो पीवाईक्यूज से आप पेपर के लेवल को समझोगे, पेपर के सिलेबस को समझोगे, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए बात करते हैं आज। यादविन स्मार्ट क्लासेस का चैनल है और इस चैनल पर आप जाएंगे तो आपको अदर वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पर आपने क्रिएट प्लेलिस्ट कर रखी है, जिसमें आपको जीएस की, मैथ्स की और साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साइंस की क्लासेस की मैं बात करूँ तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलने वाली हैं, चाहे वो 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट फर्स्ट हो, शिफ्ट सेकंड हो, शिफ्ट थर्ड हो, या फिर 18 अगस्त 2022 के फर्स्ट सेकंड और आज का थर्ड पेपर हो। सबनी गुरुदेव प्रणाम प्रणाम सबनी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी का आपको मैं बता दूं, अब आपकी डिमांड होगी कि टेलीग्राम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। वहां पर आपको दिख जाएगा यादविन स्मार्ट क्लासेस, आपको सर्च करना पड़ेगा। दिखने का मतलब है कि यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे। सर्च करने पर आपको जैसे ही हमारी क्लास दिखेगी वहां पर अपना चैनल ओपन करना है। चैनल ओपन करने के बाद में आप फाइल्स में जाएंगे तो फाइल्स में आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी जितने भी क्लासेस हुई हैं उनकी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको लिंक भी दिया होगा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आपको वहां पर लिंक भी मिल जाएगा, तो इस लिंक से आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, ठीक। तो पीडीएफ का भी डाउट सॉल्व हो गया, इसके अलावा प्लेलिस्ट का भी डाउट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। भाई साइंस को पढ़ना है, साइंस की क्लासेस को, साइंस के पीवाईक्यूज को पढ़ना है, जो कि आपका ग्रुप डी में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें इसको सुमेल करना है। यहां पर एक तरफ आपको दे रखे हैं मैटर्स यानी पदार्थ, दूसरी तरफ में उनकी पीएच वैल्यू दे रखी है। अब आप जानते ही हैं पीएच वैल्यू का मतलब क्या है। ये पीएच वैल्यू जो होती है, यहां पर अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो या पीएच वैल्यू 7 से कम हो, अगर ज्यादा होगी तो वो कौन होगा, वो होगा क्षार, और अगर कम होगी तो वो होगी आपकी अम्ल, और अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो होगा आपका उदासीन यानी न्यूट्रल, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताना है क्या कि पदार्थ की, इन पदार्थों की पीएच वैल्यू क्या है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नींबू का रस, मोहम्मद शाविर, ठीक है, नमस्ते भाई। ऑप्शन नंबर ए भी आ गया। चलिए देखते हैं। मैटर है हमारे पास में लेमन जूस, तो आपको पता है नींबू का रस है, और अगर नींबू का रस है तो ये कैसा होगा, ये तो एसिडिक होगा, और एसिडिक का मतलब है कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। 7 से कम है तो या तो इसका बी होगा या फिर सी होगा, ए और डी नहीं होगा, ठीक है। लेमन जूस का ए और डी नहीं होगा। तो आप देखो ए और डी किस में दिया है, बी में दिया है और सी में दिया है। बाकी और देख लेते हैं। चलिए जठर रस की बात करूं तो जठर रस भी क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस भी आपके पेट के अंदर मिलता है, और इस पेट के अंदर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं कहते हैं। और उसकी भी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी 7 से कम होगी। तो यहां पर मैं बात करूं नींबू के रस की, तो नींबू के रस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 2.2 होती है, तो पहले का हो जाएगा सी। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का मिलान पहले ही दिया है बी।
अब बचा मेरे पास में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या हैं, क्षार हैं और बेस है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या है भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और ज्यादा कौन सी दी है, ए दिया है, तो फोर्थ का हो जाएगा ए। और बचा हमारे पास में कौन सा, डी, तो थर्ड का हो जाएगा डी। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई सी बी डी ए। और आप देख लो सी बी डी ए कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा, ए करेक्ट नहीं है। मोहम्मद साबिर आपका गलत हो गया है, क्योंकि यहां पर दोनों ही ये क्षारीय हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो वो ये है। और स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए 14 जो है पीएच वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग बेस की है, और वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, डी होगा। सोच में पड़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अब बढ़े आगे अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है भाई कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधे का एक उदाहरण है। ठीक है, यहां पे बात क्या हो रही है, जैसे आपने जानते होंगे प्लांट हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं भाई। रिप्रोडक्शन करेंगे तो अलग अलग टाइप से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, जैसे माना कुछ प्लांट की रूट को काट दिया जाए ना, अगर कुछ प्लांट की रूट को काट दिया और कहीं लगा दिया तो क्या हो जाएगा, तो पौधा उग जाएगा। ठीक है, तो पौधा वो उग जाएगा। मान लीजिए किसी प्लांट की स्टेम को काट दिया, क्या कर दिया मैंने, किसी प्लांट की स्टेम को काट दिया और कहीं पे लगा दिया, तो उससे भी अगर पौधा उग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ये कायिक प्रवर्धन में यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ के किसी भाग को कहीं पर लगा देने से पेड़ का उग आना ही क्या होता है, वो कायिक प्रवर्धन में आता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पौधा है जहां पे रूट को काट कर वहां दूसरी जगह पर लगा दें तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो यहां पे आंसर कौन सा दे रखा है, शकरकंद, ब्रायोफिलम, अदरक और नागफनी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा शकरकंद। क्या हो जाएगा इसका, शकरकंद आंसर होगा। बाकी अदरक की बात करें तो अदरक क्या है, तना है। तो यहां पर अदरक को काटने पर आपका क्या बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। तो वो तने से बना हुआ पौधा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन या फिर कायिक प्रवर्धन। आया समझ। आगे बढ़े, अगले पाए क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सही है मोहम्मद शाबिर आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। संग्रहित का मतलब है स्टोर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगी प्लांट में कहीं पर, किस रूप में होगी वो आपको बताना है। अब जैसे आप बताएं, हम लोग क्या हैं, हम लोग एनिमल में आते हैं, और एनिमल हैं, हम लोग खाना खाते हैं। खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने पर क्या मिलेगा भाई, ग्लूकोज मिलेगा। सभी जानते हैं भाई ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, मान लो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो वो जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट पहले किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये होता है एनिमल के अंदर। मैं बात कर रहा हूं प्लांट के अंदर। भाई प्लांट में होता है क्या, प्लांट के अंदर तो भाई फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, और इसी क्रिया से बनता है क्या, खाना बनाया जाता है। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। अब पत्तियों के द्वारा जो खाना बनाया जा गया उसमें क्या मिलेगा भाई, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। खाने के अंदर क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर किया जाएगा इसमें, किसके अंदर, पेड़ के अंदर, तो किस रूप में स्टोर किया जाएगा, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि फलों के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, सब्जियों के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, वो रीजन क्या है, क्योंकि पेड़ क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में। तो यहां पे बताइए ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, प्लांट। भाई प्लांट, यार साहिर भाई थोड़ा सा देखो मैं यहाँ पे कि किसकी बात हो रही है। एनिमल की बात होती तो एनिमल के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ।
चलें अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कहता है भाई एक गोली दर्पण है, ठीक है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन माइनस का 0.5 है। याद रखना उत्पन्न आवर्धन कितना है? माइनस का 0.5 है, ठीक है। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? मुझे इमेज बतानी है, कैसी बनेगी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने, आप देख लेना, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं बताता हूं क्या कि मान लीजिए मैग्निफिकेशन जो दे रखा है वो माइनस का 0.5 है। मैं अगर बताऊं कि अगर मैग्निफिकेशन का मान होता 1, ठीक है, तो यहां पर अगर मैग्निफिकेशन का मान होता 1 तो इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर होता ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के आकार के बराबर होता, ठीक है। याद रखना अगर m का मान होता 1 तो प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अगर मान दिया हो मैग्निफिकेशन का 1, ठीक है। अगर m का मान जो है वो क्या हो? 1 से कम हो, यानी हमारा m का मान जो है वो क्या हो? 1 से कम हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1 से कम कर देते हैं, m का मान जो है क्या कर दिया जाए? 1 से कम कर दिया जाए। अगर इसको मैं 1 से कम कर दूं ना तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? इसका मतलब है कि आकार छोटा होगा। तो यहां पे इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। किससे? ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा। ये बात मैं समझा रहा हूं, अभी इस चीज को समझना, ठीक है। यहां पे क्या समझा? अगर m का मान 1 है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। अगर m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे क्या दे रखा है? मान दे रखा है माइनस में। तो चलिए मैं इसकी और बात कर लेता हूं। अगर m आपका क्या दिया है? अगर m आपको पॉजिटिव दिया है, कैसा दिया है? पॉजिटिव दिया है, तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज भाई सीधी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। और अगर आपको m का मान माइनस में दिया है तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। अब यहां पे चलो ये बात समझ में आ गई, सीधी बनेगी कब? जब प्लस का दिया हो। हमें तो माइनस में दिया है, और माइनस में दिया है तो इसका मतलब मुझे समझ में आ चुका है कि उल्टी बनने वाली है। तो यहां पे क्या होगा? उल्टे वाले ऑप्शन सही होंगे, यानी सी में दिया है बड़ा, इसमें दिया है आपको, इसमें भी क्या दिया है? इसमें तो आभासी दिया। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पे अब याद करते हैं कि जब भी कोई भी इमेज सीधी होगी, कैसी होगी? जब भी कोई भी इमेज सीधी होगी तो वो आभासी होगी, यानी आभासी इमेज बनेगी। और जब भी कोई भी इमेज उल्टी होगी तो वो कैसी होगी? वास्तविक होगी, ठीक है। अब आप निकाल लो, m का मान कैसा है? माइनस में है। माइनस में है तो कैसी होगी? उल्टी होगी और वास्तविक होगी। तो यहां पर वास्तविक दिया है, उल्टा दिया है, यहां पर भी वास्तविक दिया है, यहां पे भी उल्टा दिया है। इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी? m का मान क्या है? 1 से कम है, और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? इमेज जो होगी वो कैसी होगी? इमेज यहां पे छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने पूरा आपको मैग्निफिकेशन समझा दिया कि अगर m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर m का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज सीधी होगी, और सीधी इमेज हमेशा आभासी होती है। और अगर m का अगर m नेगेटिव है तो इमेज उल्टी होगी, और उल्टी इमेज हमेशा वास्तविक होती है। यहां पर मुझे समझ में आ गया कि माइनस में है तो माइनस का मैं क्या समझूंगा? इमेज उल्टी है, उल्टी है तो फिर वास्तविक है, और ऊपर से 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? इमेज छोटी है। तो यहां पे आपका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। आया समझ साबिर भाई? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? 5 कहता है तापीय उपकरण या का हीटिंग एलिमेंट, का लिखा है ये या है, ठीक है। तापीय उपकरण या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? यहां पे बोला गया है कर हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। अब हीटिंग एलिमेंट दिमाग में आएगा भाई, हीटिंग एलिमेंट होते कौन से हैं? तो हीटिंग एलिमेंट कौन से थे? आपने देखा होगा गीजर हम यूज करते हैं, सर्दियों में गीजर का यूज करते हैं
हीटिंग एलिमेंट है। आपने देखा होगा भाई माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो क्या है, वो क्या करता है, हीट ही तो पैदा कर रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट है। इसके अलावा अपना आपके पास में हीटर होता है, तो हीटर क्या कर रहा है, हीटिंग एलिमेंट है। तो ये सब हीटिंग एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसमें कौन से गुण होने चाहिए, तो मान लीजिए मैंने किसी वायर में, गीजर या माइक्रोवेव या हीटर के किसी वायर में करंट फ्लो कराया, क्या कराया मैंने, करंट को फ्लो कराया, और करंट का फ्लो कराने पर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, यानी हीट बनेगी, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, सबसे पहला कथन दे रखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, तो भाई हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो कर दिया जाएगा तो वो तो पिघल जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम ऐसे पदार्थ का यूज करना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, उच्च गलनांक हो, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। दूसरा कह रहा है उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, यानी रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे करंट को जितना रोकेंगे उस जगह पर हीट ज्यादा डेवलप होगी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है, और जितना हाई होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। तो इसका मतलब क्या है, उच्च प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। हीट तभी डेवलप होगी जब उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है लो रेजिस्टेंस। भाई अगर लो रेजिस्टेंस है तो करंट तो सीधा फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो कर गया तो फिर उसमें हीट कैसे उत्पन्न होगी। तो यहां पर तीसरा जो है वो गलत दिया है, तो अब बताओ कौन सा सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। आया समझ, मुझे लगता है आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 यहां पे कहता है जीन्स, पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, जो कि हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो आपको पता है बहुत सी चीज़ें हमें पापा से मिली होंगी, बहुत सी चीज़ें हमें माता से मिली होंगी। मान लीजिए उनसे हमें कुछ लक्षण मिलते हैं। मैं कहता हूँ मेरे बाल काले हैं, काले किस वजह से, क्योंकि मेरे माता पिता के बाल काले हैं। मैंने कहा मेरी हाइट जो है वो लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास है, तो लगभग मेरे माता पिता भी ऐसी हाइट के आसपास होंगे। मैं यहाँ पर अपने अंदर कुछ गुण देखता हूँ, तो वो जो गुण हैं मुझे कहाँ से मिले, माता पिता से। तो ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, उसी को हम कहते हैं क्या, जीन्स कहते हैं, ठीक है। जीन्स के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीन के गलत लक्षण को दर्शाता है, हमें इन चारों में से बताना है कौन सा गलत है। भाई बताओ कौन सा गलत है। तो पहला कहता है, चलिए पहले समझ लेते हैं, जीन्स तो आपको समझ में आ गया। यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा सेल, ठीक है, आपने देखी होगी भाई, अपनी तो नहीं देखी होगी, किताबों में ही पढ़ी है। तो सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि हमारे कितने होते हैं बताइए। चलिए मोहम्मद साहब, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बताओ। और ये क्रोमोसोम्स किससे बना होता है भाई, ये डीएनए से बना होता है, और डीएनए के अलावा ये हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये भी हमें समझ में आ गया, चलो इस बात को भी समझ लिया। इसी के अंदर, इस डीएनए के अंदर एक खंड में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, 23 पेयर, बिल्कुल सही। 46 गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं 23 पेयर में, और उसमें से 22 पेयर तो होते हैं आपके ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जहां से हमारा सेक्स डिसाइड होता है, यानी जेंडर डिसाइड होता है। चलिए इसकी बात करें अब मैं कहूं कि डीएनए जो है वो आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। अब मैं ये बोलूं कि मेरा मतलब, मेरे मान लीजिए बच्चे होंगे तो पूरा डीएनए उनके अंदर चला जाएगा, नहीं भाई, डीएनए का कुछ पार्ट जाता है, कोई खंड जाता है। तो डीएनए यहां पर क्या करेगा, यहां पे मैंने कहा इस ये जो खंड है ना, ये खंड का जाते हैं, और इस खंड पर ही क्या मिलते हैं, इन्हीं खंड पर आपको मिलेंगे जीन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ऐसा जीन आ गया जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो हम लोग ज़्यादा, हमारे अंदर वो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, और वो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा तो वो लक्षण हमारे अंदर ज़्यादा होगा। तो कहते हैं ना ये बड़ा बदतमीज है, तो इसके अंदर क्या बदतमीजी वाले गुण ज़्यादा आगे होंगे, तो इसी वजह से उसके अंदर बदतमीजी बढ़ गई। उस चीज़ को छोड़ देना, मजाक था। एक ही बात करते हैं, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है भाई, हाँ,
प्रोटीन का उत्पादन करता है। कैसे? मैंने कहा, मैंने अभी बताया कि कोई जीन हमारे अंदर बॉडी में आ गया, अब उस बॉडी का प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा और उसकी वजह से वो लक्षण भी हमें ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से कंट्रोल जो होगा वो कौन करेगा? वो जीन करेगा। तो आपका ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन मुझे तो गलत बताना है। बी कहता है भाई ये डीएनए के खंड हैं। तो आप बताओ जीन डीएनए के खंड हैं? भाई हैं, तो मैंने बताया ना, डीएनए हमारा डबल हेलिकल मॉडल, इसमें जो खंड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि ये यहाँ पर डीएनए का छोटा खंड, वही जीन होता है, वही ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। ठीक है, तो हमारा बी भी सही है। सी कहता है प्रत्येक जनन कोशिका में जीन सेट होता है। भाई हाँ, जनन कोशिका अगर रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो आपका डीएनए यहाँ से यानी जीन जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जनन कोशिका में भी क्या पाया जाता है? जीन सेट पाया जाता है। और देयर इज नो चेंज इन दीज, तो इसका मतलब है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ जी भाई, परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन ही तो होता है, हमारे अंदर ग्रोथ ही तो होती है, वो परिवर्तन थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, इसमें लिखा है कोई परिवर्तन नहीं होता, होता है। अब बताओ, ये बात समझ में आई? मैं इतनी देर बोलता रहा हूँ, ये बात तो आपको समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है कि सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो आपका क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स जो होता है वो इस तरीके का होता है और क्रोमोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर आपका ये डीएनए का मॉडल बनता है और इस डीएनए में जो खंड आपको दिख रहे हैं वो जीन कहलाते हैं। ये पूरा मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरी इमेज से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? अब बताओ, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र, ये मैं मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पे कुछ ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ था। ठीक है, मैंने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र पे कोई वायर लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड था, चुंबकीय क्षेत्र था, मैंने यहाँ पे कोई वायर रख दिया। लो, मैंने वायर रख दिया। अब इस वायर को रखने के बाद मैंने अब क्या कर दिया भाई, इसमें करंट फ्लो करा दिया। मैंने यहाँ पे आई यानी करंट को फ्लो करा दिया। करंट को फ्लो कराने पर क्या होगा, वायर पर फोर्स काम करेगा, फोर्स लगेगा। तो वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बल का निर्धारण कौन करेगा, तो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बात बताने वाले कौन थे, तो वो थे फ्लेमिंग। ठीक है, अब फ्लेमिंग का कौन सा रूल है भाई, तो यहां पे याद रखना फ्लेमिंग का यहां पे जो रूल है वो कौन सा रूल है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल जो है वो बताता है कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और यहां पे मैंने बोला ये फ्लेमिंग का, ये मेरा हाथ है लेकिन मानते हैं फ्लेमिंग का हाथ है। उन्होंने क्या दिया कि ये यहां पर ये आपका थंब, ये आपकी उंगली और ये आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है, इंडेक्स, मिडिल और थंब, ये तीनों इस तरीके से हों कि इनमें जो एंगल बने वो 90 डिग्री का बने। ठीक है, यहां पर जो थंब है ना ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ये थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि इस पर फोर्स कहां किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो है ना इंडेक्स फिंगर, ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी और यहां पर मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ये बात कहां पर, ये किसने बताई, ये फ्लेमिंग ने बताई। तो यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और ये पूरा आपको मैंने लिख के भी दिया है कि इस तरीके से अगर हम यहां पर तीन इन उंगलियों का यूज करें तो यहां पर थ्रस्ट और मोशन जो हो पा रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है वो बता रहा है आपका थंब। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, करंट किस डायरेक्शन में है। बाकी ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है भाई, 8 कह रहा है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। उत्सर्जन अंग जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं यानी ऑर्गन कहते हैं, जिसके अंदर ऐसी चीजें यानी वेस्टेज के रूप में हम बॉडी से कुछ चीजें बाहर निकालते हैं।
भाई सबको पता है हम वेस्ट के रूप में बॉडी से कुछ चीज़ों को बाहर कर देते हैं जो हमारे लिए यूज़ में, जिससे जो भी हमने खाया, खाने के बाद भी कुछ बाहर करते हैं। पानी पी रहे हैं तो पानी भी हमारा कहीं ना कहीं से बाहर होता है, ठीक है। सांस ले रहे हैं तो सांस भी हमारी बाहर होती है। तो किस रूप में बाहर होती है? तो वो बाहर होना या बाहर करना किसके द्वारा होगा? किसी ऑर्गन के द्वारा होगा। ऑर्गन कहलाएगा आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जन अंग। चलिए, पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। चलिए एक ही बात करूं, मैं फेफड़े की बात करूं तो फेफड़ा पे आप बताओ, हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ठीक है, हमने गैसेस को लिया। अब आपकी जो गैसेस हैं उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करेगा कौन? फेफड़ा करेगा। और उस फेफड़े के द्वारा एल्वियोली के माध्यम से ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिलेगी, और ब्लड जो कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा, और सेल में ग्लूकोज यानी सेल रेस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने वाला कौन है भाई? ये फेफड़ा है। ये तो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये उत्सर्जन अंग है, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्टेज के रूप में आई थी उसको बाहर किया है। इस वजह से फेफड़ा तो है। मुझे तो नहीं बताना है कौन सा नहीं है। बी कहता है छोटी आंत। तो याद रखना, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर उत्सर्जन अंग के अंदर नहीं आती है। ये किस में आती है? ये आती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। मोहम्मद साबिर, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, क्योंकि आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है आपकी छोटी आंत, इसके अंदर डाइजेस्ट होता है, इससे चीजें बाहर नहीं निकलती हैं, ठीक है। अगर स्किन की बात करो तो भाई स्किन से आपके तो पसीना आता ना, स्किन से क्या आता है? पसीना आता है। तो हमारी बॉडी में वेस्ट के रूप में, वो पसीने के रूप में वो चीज़ बाहर हो रही है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के रूप में वो चीज़ें बाहर निकलनी है पसीने के रूप में, त्वचा से, स्किन से, तो वो भी हमारा उत्सर्जन अंग हो गया। और बड़ी आंत की बात करूं तो बड़ी आंत, इस बड़ी आंत के बाद में यानी जो मल होता है ना, जो हम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वो कहाँ से बाहर होता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाता है। तो आपका डी जो है वो भी क्या है? वो भी उत्सर्जन अंग है। यहाँ से जो हमारी बॉडी को चीज़ें नहीं चाहिए उन चीज़ों को बाहर कर देती है। फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, किडनी हो गई। भाई पानी पी रहे हो, किडनी से आपका ब्लड का फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में वो जहाँ पर उसमें जो पानी था यानी यूरिन था, उस यूरिन के रूप में वो बाहर होता है, और बाहर कौन करता है? यूरेथ्रा के रूप में, यूरेथ्रा से वो बाहर हो जाता है। तो किडनी भी हमारी क्या है? किडनी भी उत्सर्जन अंग है, ठीक है, समझ में आया। बाकी एक्सक्रेटरी ऑर्गन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये आपकी किडनी है, किडनी के अलावा ये लंग्स है, लंग्स के अलावा आपका लीवर होता है, लीवर के अलावा स्किन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। अब बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो यार एक बार शेयर कर दो ना अपने दोस्तों को। कर सकते हो ना, जो भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि PYQs किस तरीके से करें, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस तरीके से करें, तो शेयर तो बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? AB डिविलियर्स आ चुके हैं, साइंस की क्लास में आ चुके हैं भाई AB डिविलियर्स। GS की क्लास आपके लिए बेटर होती है, साइंस की क्लास कहाँ कौन पढ़ता है भाई। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँ कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने बात की किसकी, मैं चलो एक वो बनाता हूँ यहाँ पे, अब ये गोला मत कहना क्या है ये गोला, मैं अभी समझा दूंगा, पहले समझ लो कि है बना क्या रहा हूं मैं। ये मैंने मान लिया कोई गोली दर्पण है, ये मैंने आपके सामने बना दिया कि ये कोई गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास में पता है कि इस गोली दर्पण पर क्या होता है, इस गोली दर्पण पर एक आपकी एक्सिस होती है, ये मैंने एक एक्सिस मान ली, और इस एक्सिस पे क्या होता है यानी कोई भी दर्पण होगा उस दर्पण में एक तरफ पॉलिश होगी, ठीक है, एक तरफ क्या होगी? पॉलिश होगी, और यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट होगा, सही होगा, जिससे आपका ये पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है, एक गोला बन जाएगा। एक आपका यहाँ पे फोकस होगा, और ये क्या हो गया? ये आपका पोल हो गया जो इसको मिडिल में रखता है, ठीक है।
अविलंब क्या होता है, जहां पर वृत्त के किसी भी पार्ट पर हम कोई रेखा खींचे तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो वो हमारा अविलंब होता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, हमारी भी आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, क्योंकि आप भी कई दिनों से नहीं आ पा रहे। फिर आते हैं, फिर मिलते हैं, बार बार आता जाता रहते हैं ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कौन सा मिरर लिया है, अवतल दर्पण लिया। एक गोली दर्पण लेना था तो मैंने ले लिया। अब बात करता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या अविलंब होगी। तो आप देखो कि ध्रुव ये है आपका, ये ध्रुव है, और ये आपकी वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे इससे मिलेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा भाई। अगर बन रहा है तो आपका पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए ये भी चेक करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक किरण यहाँ से आई, आने के बाद में वो वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस वक्रता केंद्र से बाहर जाती है। हमसे कहा गया है कि वो अविलंब के रूप में कार्य करेगा, तो भाई हाँ करेगा, कि यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है, इस वजह से वो भी अविलंब के रूप में कार्य करेगा। फोकस दूरी और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो मान लीजिए कि फोकस से जब भी कोई, मान लो यहाँ से कोई फोकस से जाएगी तो ये जो एंगल बनाएगा ना ये 90 डिग्री का नहीं बन पाता। यहाँ पे फोकस से वो एंगल 90 डिग्री का नहीं बन पाता। और यहाँ पर क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे ये सीधे निकल जाती है, इस वजह से आपका थर्ड जो होगा वो गलत होगा। हमारे पास में जो बचा वो कौन सा बचा, हमारे पास में बचा फर्स्ट और सेकंड। तो वो कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए में, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हाँ जी, प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई बात नहीं है भाई, ये होता है, क्लासेस जरूरी नहीं है हम रोजाना ले पाएँ, एक दो दिन का गैप होता है, आपका भी गैप होता है, हमारा भी गैप होता है, हम भी तो ज्ञान नहीं ले पाते हैं। हम किससे कहने जाएंगे, हम ही सॉरी बोलें सबसे, भाई सॉरी हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, छोड़ो कल की बात है भाई, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। अब आते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कार्बन के किसके कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो आपको पता है कार्बन चैन के रूप में मिलता है, और चैन के रूप में मिलने के अलावा ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, तो आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि कार्बन क्या है, एक अधातु है, और कार्बन के अधातु के साथ में अधातु मिली हुई है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है क्या, हाँ जी, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, शेयर होने का मतलब है कि तुम्हारा ये तुम अपना मान लो, दूसरा वाला कह रहा है तुम भी मेरा वाला अपना मान लो, तो ये क्या है, शेयरिंग है। और इस शेयरिंग को, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। अब कहोगे यार सर ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने बताई क्यों है ये, इसलिए बताइए कि इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। मोहम्मद साबिर ने बता दिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, आलू खुद रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं है, आलू खोद लो, अभी तो आलू के अलावा गेहूं भी खोदेंगे फिर तो। ठीक है, अब मैं मालूम बात करूं, कार्बन की कक्षा जो होती है वो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 4, यानी 6 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के पास में 2 कक्षाएं बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एटम इतना छोटा होता है कि जहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। तो यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, टूटने नहीं देगा। किस वजह से, क्योंकि एटम का साइज जो है ना वो छोटा है, और एटम का साइज छोटा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास पास में हैं, और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास में होंगे ना तो भाई यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो आप बताओ ना, किस वजह से, कि छोटे परमाणु आकार की वजह से। ऑप्शन नंबर ये होगा भाई। सहसंयोजक बंध बना क्यों पा रहा है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध क्यों पा रहा है, इसकी वजह से भाई अधातु यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बना है ना वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बना है। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना तो किस वजह से हो रही है,
क्योंकि यहां पर एटम का साइज बहुत छोटा है और यह शेयर करेगा अगर, तो शेयर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के पास पास होते हैं, जिससे ये इसको आकर्षित करता रहता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बना रहता है, ठीक है, और टूटने नहीं देता। आया समझ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। 11, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? एक बात याद रखना, हाँ, क्वेश्चन नंबर भले ही हम 11 यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें लिखा है परमाणु त्रिज्या किसकी बड़ी है, एटॉमिक नंबर के बात कर रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका अब नहीं आने वाला है क्योंकि ये पुराने पेपर में आ चुका है, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने ये जो चैप्टर है वो निकाल दिया है, हटा दिया है अपने सिलेबस से। तो इस चैप्टर को से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि हाँ एक प्रैक्टिस के तौर पर है, तो इस वजह से, क्योंकि प्रीवियस में आया हुआ है। यहां पे बोला है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु त्रिज्या का मतलब है जिसकी यहां पर रेडियस ज्यादा हो, और रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो आप याद रखना कि यहां पे मैं बताता हूं, ये आपका क्या है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। याद रखना कि जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कहां आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्या होगा, यहां पे त्रिज्या जो है ना वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, यहां पे त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। रेडियस कहां बढ़ेगी, जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अब बात किसकी हो रही है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन की। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन की। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन किस में है, तो ऑक्सीजन आपका ये गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन की। तो आप खुद सोचो कि रेडियस कब होगी, रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। अगर रेडियस बढ़ रही है तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी। तो आयोडीन में कक्षाओं की संख्या भी ज्यादा है और इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा भाई, डी होगा, आयोडीन। कोई बात नहीं है, हो जाता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, वो भी मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। ऑक्सीजन आपका ऊपर है, रेडियस तो नीचे बढ़ रही है ना, तो आप नीचे जाओ और यहाँ पे नीचे जाओगे तो फिर कौन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन की कक्षा ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। कक्षाएं ज़्यादा अगर कर दूँ, मैंने बोला कि इसकी कक्षाएं ज़्यादा हैं, और अगर कक्षाएं ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके पास में त्रिज्या भी तो ज़्यादा होगी, रेडियस भी तो ज़्यादा होगी। कोई बात नहीं है भाई साबिर। चलिए, अब यहाँ पे हमें दिया है पथ, ठीक है। दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, ठीक। दिए गए, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं। यहाँ पे बस ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि जब हमारे सामने चीज़ें होती हैं उस टाइम पे अगर हम उनको उस गलत आंसर देना ना, गलत आंसर देना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती के बाद में सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप गलत आंसर दे रहे हो ना और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन को फिर से करने पर आप गलत दे रहे हो तो गलती है। पहली बार में क्वेश्चन देखने पर गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है और हमसे भी हुआ है। हम भी एक दिन में यहाँ पे मैं भी आपके सामने एक क्वेश्चन को उठा के एक दिन में पढ़ाने नहीं आ गया। मैं भी इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ता हूँ। मैंने भले ही ये पढ़ लिए हैं, मुझे पता है ये मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मुझसे सामने प्रेजेंट करने पर गलती ना हो भी फिर भी हो जाती है। बार बार पढ़ने के बाद भी फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब यहाँ पे दिया गया है 3 ओम में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो जो होगा वो 3 ओम में भी होगा, वो 4 ओम में भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें धारा निकालनी है, तो धारा के लिए फॉर्मूला निकालना होता है, यानी हमारे पास में फॉर्मूला होता है B बराबर IR। बी का मान कितना है, यहाँ पे अगर बी की बात की जाए तो आपको दे रखा है वोल्ट कितना, 5 दे रखा है। आई कितना है, यहाँ पे हमें धारा निकालनी है। आर कितना है, तो अगर मैं जहाँ से धारा जो भेजूंगा वो दोनों में जाएगी, दोनों में समान जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू कितनी होगी, 5/7 होगी, और ये 5/7 क्या है, एम्पियर है, क्योंकि आई का मात्रा, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, बी बराबर आर आई या फिर आई आर, दोनों ही सेम ही है। आगे बढ़े अब, चले,
क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम धातु की बात हो रही है। सर सोडियम आपकी धातु है, आप सभी जानते हैं। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा? यहां पर सोडियम हाईली रिएक्टिव है। कैसा है? हाईली रिएक्टिव है। और सोडियम को जैसे ही पानी में डालते हैं तो यहां से बहुत ज्यादा हीट निकलती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी मेटल, क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है, और मेटल की अभिक्रिया किससे कराएं? हम पानी से कराएं। तो पानी से मेटल की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्साइड मिलने के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन आपका जो Na है ना, सोडियम जो है ना, ये क्या है? जल में घुलनशील है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑक्साइड की जगह पे हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्योंकि जो ऑक्साइड जो बना है ना सोडियम के साथ में NaO, ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए क्या हो जाता है भाई? ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए सोडियम था मेरे पास में 2Na, इसमें मैंने जल की अभिक्रिया कराई 2H2O, इसके बाद में बना क्या भाई? बना क्या मेरे पास में? 2NaOH बना। और इसके अलावा क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस के अलावा क्या बना भाई? हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकली। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सोडियम। क्योंकि सोडियम में OH लगा है तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, क्या है ये? हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे आप देख लो क्या बन रहा है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बन रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि हमें क्या क्या मिला? हाइड्रोजन गैस भी मिली है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला है, कि जब भी मेटल के साथ में पानी की अभिक्रिया कराई जाएगी मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और अगर पानी में घुल जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बना देगा, और यहीं पर यही हुआ है, हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? बताओ साबिर। सबसे पहले याद रखना, क्लोर एल्कली क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली, और इस क्लोर एल्कली में एक कंटेनर लिया जाता है। ठीक है, कंटेनर में सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हमने क्या लिया? पानी लिया। क्या लिया? सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हमने पानी लिया, और यहाँ पे क्या करा दिया हमने? इसमें करा दिया करंट को फ्लो। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया जाता है ना, तो क्या बनता है? याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। यहाँ से भी क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस मिलती है, और इसके अलावा क्या? हाइड्रोजन गैस बनती है। ये आपका प्रोसेस बनेगी। अब आप देख लो कि NaCl में H2O की प्रोसेस कराने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, तो आप खुद देखो क्या क्या मिला है। ये मिला है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। NaCl में H2O के साथ में कराने पर, यानी करंट को फ्लो कराने पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। श्वसन की दर की बात हो रही है। रेस्पायरेशन प्रोसेस हम भी करते हैं और पेड़ भी करते हैं। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप एक बात बताओ, पौधे हैं, पौधे श्वसन भी करते हैं और आपका प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो मैंने बोला कि श्वसन की दर जो है वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। किसके? पौधे के अंदर श्वसन की दर जो है वो ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण से। अब होता क्या है, जब श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन दर में जब पौधे प्रकाश, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ, आदमी की तरह यानी हम लोगों की तरह पर यहाँ पे काम हो रहा है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है वातावरण से, और ऑक्सीजन वेस्टेज के रूप में यहाँ पे बाहर किया जाता है, यानी छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण में। अब बात हो रही है कि श्वसन की दर ज़्यादा है भाई। गुड इवनिंग प्रिंस भाई। ऑप्शन नंबर बी चलिए देखते हैं।
यहाँ पे है श्वसन की दर ज्यादा है, और अगर श्वसन की दर ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा पेड़ यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना होता है फूड बनाने की प्रोसेस में, लेकिन हमें तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है। और प्रकाश संश्लेषण अगर कम होगा तो फूड कैसा बनेगा, फूड यहाँ पे कम बनेगा। और अगर फूड हमारा कम बनेगा तो रेस्पायरेशन में कम फूड अगर बन रहा है और रेस्पायरेशन ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन इसको बार बार मिलता रहेगा, तो इस फूड का क्या हो जाएगा, इस फूड का, इस खाने का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से इसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो पौधे क्या हो जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि इसने रेस्पायरेशन ज़्यादा किया, प्रकाश संश्लेषण कम किया है। तो आप बताओ कौन सा होगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा। क्यों हुआ, क्योंकि श्वसन दर ज्यादा थी, उसमें ऑक्सीजन बार बार पेड़ को मिल रहा था, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है, वो बाहर जा ही नहीं पा रहा, तब तक तो उसे मिल जा रहा है। तो क्या होगा, जो भी खाना बना उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और यहाँ पे पौधे सूख जाएंगे। फ्री वेस्ट है या पेड ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे फीडबैक में, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला है प्रिंस। फीडबैक में पढ़ते मतलब, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, समझ में आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक अपसारी लेंस की बात हो रही है, ठीक है। एक अपसारी लेंस की फोकल लंबाई हमें दी है, कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर दी है। लेंस की शक्ति हमें बतानी है, हमें लेंस की पावर बतानी है कि पावर कितनी है लेंस के अंदर। फीडबैक में जैसे पढ़ाते हुए ऐसे पढ़ा रहे हो आप, चलो अच्छा है। अब बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और ग्रुप डी की क्लासेस जो हो रही हैं हमारे यहाँ पे, इन ग्रुप डी की क्लासेस में आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो अच्छा है ना, आपका एग्जाम और अच्छे से निकलेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आंसर आ चुका है सी, चलिए देखते हैं। एक अपसारी लेंस है, अपसारी का मतलब है डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश किरणें डाइवर्स हो रही हैं। तो मैंने बोला कि ये किस में होगा, ये सारी प्रोसेस किस में होगी, तो वो लेंस कौन सा होगा भाई, वो लेंस आपका कौन सा है, अवतल लेंस होगा, जहाँ पे प्रकाश किरणें जो हैं वो डाइवर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रकाश किरणें आई, यहाँ से प्रकाश किरणें आई, वो डाइवर्स होके इस तरीके से चली गई। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या दिया है, फोकल लंबाई दी है। ठीक, अब एक अवतल दर्पण, अवतल लेंस है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ दी है। मैं आपसे बात करूं कि अगर अवतल की फोकल लेंथ यहाँ पे प्लस होगी या माइनस होगी, तो याद रखना कि अवतल लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में होती है और उत्तल की प्लस में होती है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर शक्ति के फॉर्मूले में P = 1/f जो होता है, यहाँ पे f जो होगा यानी फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा मीटर में होगी, इस वजह से इसका आंसर डायप्टर में आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने यहाँ पे 100 का मीटर में बनाने के लिए 100 का क्या कर दिया, 100 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे मुझे में क्या मिला, -1/2 मीटर मिल चुका है। तो मुझे मीटर में चाहिए था, क्योंकि फोकल लेंथ मुझे मीटर में होनी चाहिए, तब आपका डायरेक्टर में आंसर आएगा। तो P = आपका 1/f है, f की वैल्यू क्या है, -1/2, और यहाँ पे 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, 2 आपका चला जाएगा ऊपर, और -2 आया, और आपकी जो पावर है इस पावर का यहाँ पे मात्रा क्या होगा, डायोप्टर होगा। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, -2D। बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी हीट एनर्जी की इकाई मात्रक नहीं है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, चलिए इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। जूल दिया है, सबसे पहले जूल को देखते हैं। ये जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मी ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, कैलोरी की बात करेंगे तो ऊर्जा भाई कैलोरी में होती है, कैलोरी
भाई ऊर्जा जो कहते हैं ना, हम कैलोरी बर्न करनी है, एनर्जी बर्न करनी है, तभी तो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कैलोरी भी आपकी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊर्जा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होती है, तो याद रखना ये होती है 4.18 जूल के। चलिए आगे देखते हैं वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड भी आपका ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक होता है। यहां पे अगर मैं कहूं वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर होता है आपका जूल बटे सेकंड, ठीक है। और यहां पे सेकंड तो है ही, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड से सेकंड कट गया, जूल निकल के आ गया भाई। और अगर जूल निकल के आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो वही मात्रक होगा ऊष्मीय ऊर्जा का। बचा क्या, किलोवाट बचा। और किलोवाट जो है ये किसका मात्रक होता है, तो याद रखना ये पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो ये पावर का मात्रक है किलोवाट। तो आपके जो बिल आता है ना वो किलोवाट, वही आपका पावर है। वहां पे हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, वो पावर है। तो वहां हमारा ऑप्शन क्या होगा, किलोवाट। तो आप जब भी के एक पावर को यूज करते हो ना, 1 किलोवाट घंटा देखते हो तो उससे यूनिट बनती है। अगर 1 किलोवाट की किसी उपकरण को 1 घंटे चलाया जाए तो 1 यूनिट बनेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वसा का पाइसीकरण जो है, पाइसीकरण में सहायता करता है। वसा के यानी इनमें से कौन फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, बताओ। तो सबसे पहले भाई मेरे को इमल्सिफिकेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि हम खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के टाइम पे हमारे खाने में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपके आप क्या किस में होती हैं, खाने के अंदर होती हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े पदार्थ हैं, हमने खाना खाया, हमारे पास में अंदर जब जाता है वो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। अब बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, ये क्या किया मैंने, बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ में तोड़ दिया। और जब मैंने यहाँ पे बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ में तोड़ा, इसी को कहा जाता है क्या, पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। किसका कर रहे हैं, फैट का। तो क्या होगा ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट का इमल्सिफिकेशन यानी फैट का टूटना, ठीक है। मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे खाना लिया, खाना कहाँ पहुँचा, स्टमक के अंदर पहुँचा भाई, पेट के अंदर जाएगा ही। पेट के अंदर HCl होता है। HCl करता क्या है, उस खाने को तोड़ता है और एसिडिक बना देता है। खाना जब स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत में अगर खाना एसिडिक नेचर का जाएगा तो भाई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या करता है, लीवर काम करता है। और लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में एक जूस भेजता है जिसका नाम है वाइल जूस। और इस बाइल जूस का काम क्या है, तो इन जो हमने खाना जो स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है ना, वो बड़े बड़े पदार्थ जो बचे हैं उन बड़े पदार्थों को क्या करना, छोटे पदार्थों में तोड़ने में हेल्प करना। क्या करना, बड़े बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थ में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है, जो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो वसा के पाइसीकरण में हेल्प कौन कर रहा है भाई, हेल्प तो बाइल जूस कर रहा है, यानी लीवर कर रहा है, लीवर के द्वारा बाइल जूस कर रहा है। बाइल जूस कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, किसको, बड़े बड़े पदार्थों को जो कि स्टमक से आए हैं। आ सकते हो लाइव गीता, फिर लेट आए हो, कल भी लेट आए थे, आज भी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आहा आ गया, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तो सभी को पता है भाई, जितने भी ग्रह हैं वो टिमटिमाते ही नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाते, क्यों नहीं टिमटिमा रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने पढ़ लेना, मैं आंसर बताता हूं। तो आपने देखा होगा कि स्टार जो है वो ब्लिंक करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, तो आपको पता है कि स्टार जो होता है वो क्या है, दूरी पर है। कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। और दूरी से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, बहुत ज़्यादा दूरी है और वहाँ से प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश की जो किरणें हैं ना, प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, करने पर क्या हो जाता है, उनका अपवर्तन हो जाता है।
क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। इस वजह से प्रकाश बार बार अपवर्तन होता है। आपके पास में भाई वातावरण के अंदर बहुत सारे धूल के कण भी हैं, हमारे पास में लेयर भी हैं, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती हैं, बार बार बेंड होंगी, तो क्या होगा, बार बार अपवर्तन होगा। तो वो क्या है, प्रकाश पहले ऐसे ऐसे, इस वजह से वो तारे जो है ना टिमटिमाते दिखते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि ग्रह जो होते हैं आपके, ग्रह जो हैं यानी प्लेनेट जो हैं, वो तो पृथ्वी के आसपास हैं, उनकी दूरी है ही नहीं। और अगर दूरी नहीं है तो क्या होगा, दूरी ज़्यादा नहीं है तो वो हमारे चांद पे ही तो बैठे हैं भाई, तो उनका प्रकाश बार बार अपवर्तित ही नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास में दूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े आकार के आसपास ही हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो आपका कौन सा आरेख होगा, प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं नहीं, प्रकाश कम करते हैं नहीं, प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, तो और उसके अलावा प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भाई बिंदु के स्रोत में तो स्टार कर रहा है, दूर है, बिंदु की तरह दिख रहा है, तो ये विस्तारित की तरह होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रिंस के अलावा मोहम्मद शाबिर भाई गलत है, आंसर डी गलत है। लाइव गीता का भी आंसर गलत है। दे एक्ट एज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, भाई एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है ना, डी कहाँ से कर दिया गीता। प्रिंस ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हमारे पास में यौगिक है, दो यौगिक दे रखे हैं C2H6 और C3H8। ठीक है, चलो इनको लिख लेते हैं। हमारे पास में दो यौगिक हैं C2H6 और C3H8। लो, इसमें से बोला है कितने इकाई से भिन्न होते हैं, तो कितनी इकाई से भिन्न है ये जाना, यानी इनका डिफरेंस बताना है, और ये कौन सी श्रृंखला से संबंधित हैं, यानी कौन सी सीरीज से संबंधित है, वो समजाती या फिर विषम जाति, ये बताना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 2 और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 3, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो कार्बन की संख्या मेरे को कितनी मिल रही है, यहाँ से मुझे मिल रही है 3 में से 2 जाएगा तो 1 बची है, एक ही तो है। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 है, तो यहाँ मुझे क्या मिला, हाइड्रोजन कितना मिला, 8 से 6 गया तो 2 बचा, तो मेरे पास में जो बन के आया वो CH2 बन के आया। और CH2 आपको कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो इसका मतलब सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंस निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि समजाती है या विषम जाती है। ठीक है, तो अब वो कैसे बताएंगे, तो भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या, एक यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं। तो सबसे पहले मैं एल्केन को लेता हूं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर इन दो फॉर्मूलों को यूज़ करके देखूं तो पता चल जाएगा ये कैसे हैं, समजाती या विषम जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। C कितना दिया है 2 है, तो मैंने N की जगह पे 2 रखा, तो चलिए C की जगह पे N रखा यानी 2 रखा। ये कितना है, दुगने में 2 जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, दुगने में 2 जोड़ा जा रहा है, तो दुगना कितना हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब C2H6 एल्केन का सदस्य है। C3H8 देखेंगे, C की जगह पे मैंने क्या रखा, 3 रखा, H का दुगना और उसमें 2 जोड़ना है, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और 2 जोड़ दिया 8 हो जाएगा, तो C3H8। इसका मतलब है ये एक ही ग्रुप के हैं, और अगर एक ही ग्रुप के हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समजाती होंगे। इसका मतलब बी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, डी आंसर बचा। तो ये CH2 है और होमोलोगस यानी समजाती है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में आज की क्लास में आपने देखा मैंने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके बताए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके साथ ही आपको क्या करना है, उसके साथ ही आपको हमारी सारी क्लासेस को रोजाना रोजाना इन क्लासेस को देखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारी जीएस की क्लास होती है, और ये जीएस की जो क्लास होती है ये शाम को 5 बजे होती है। कितने बजे होती है, शाम को 5 बजे होती है। और 5 बजे होने का मतलब है कि शाम को आप 5 बजे फ्री होते होगे, उस टाइम पे आप जीएस की क्लास देख सकते हो। जीएस के बाद में आपकी जो क्लास होती है वो मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। और ये कितने बजे होती है भाई, ये 6 PM यानी 6 बजे होती है। तो 6 बजे आप मेरी साइंस की क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस जो भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो 8 बजे ये आपको क्लास मिलने वाली है, शायद होली के बाद में आपकी स्टार्ट हो जाए।
भाई ठीक तो नहीं है, अभी चल रहा है क्लासेस, करना भी पड़ता है भाई, क्लासेस भी देखनी पड़ रही है, सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं भाई। अब तबीयत ठीक नहीं है, हो जाएगी, कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं। बाकी का क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं, शाम को 6 बजे मेरी साइंस की क्लास होती है, 5 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूं भाई, आपने एक क्लास देखी आज की, अगर आपको पीछे की क्लासेस, अदर क्लासेस को देखना है तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे साइंस की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, ग्रुप डी की दिख जाएंगी। ठीक है, साइंस की क्लासेस यहाँ पर आपको सारी क्लासेस इस तरीके से प्रॉपर वे में 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के पेपर के बाद 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो क्लासेस हमने पढ़ी इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाकर यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हमारे चैनल पर आपको फाइल्स में जाकर पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, मेरी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और अदर पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और आपको क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी आज की क्लास। आपको भाई घर से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, घर की वजह से, तो क्लासेस उस वजह से यहाँ पे कभी कभी नहीं हो पाती हैं, तो वो रीज़न भी वही है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैनेज करना होता है और आपको यहाँ पर भी हमें मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और इसके बाद में कल क्लास आपकी शाम को 6 बजे मेरी होगी, उसमें आप फिर से जुड़िएगा। आपको एक और नए शिफ्ट का पेपर ये आपको सामने लेके आएंगे, और उसका एनालाइजेशन के साथ साथ आपको वहाँ पर समझाएंगे भी, उसको सॉल्व भी कराएंगे। क्लास डाउनलोड कर लिया कोई, अच्छा चलो ठीक है। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो बस आप शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को भी भेज सकते हैं, और फिर मिलेंगे हम इसी टाइम पे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।